हे एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। आज है हमारा ये सेकंड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पूरे इंट्रोडक्शन को देखा। उससे पहले क्या था, कैसे कमेंसमेंट हुई, कैसे ये एक्ट बना, किसने साइन किया, इन्फोर्समेंट, इनैक्टमेंट, स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स तक हमने उसकी देखी। ओके, लेकिन हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका आपको आंसर ऑनेस्टली देना है। अगर आप सच में जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस वीडियो का कुछ बेनिफिट हो, तो उसके लिए आप विदाउट एनी चीटिंग उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। लेकिन वो वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, जिस वजह से हम उसमें पूछ नहीं पाए। तो उस वीडियो के क्वेश्चंस आंसर को हम इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो पहले हम आज उन क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो आपको उनके आंसर देने होंगे। अगर 7 क्वेश्चंस हैं, अगर 7 क्वेश्चंस में से आप 6 और 7 क्वेश्चंस के सही आंसर देते हैं तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब आप आगे मूव कर जाइए। अगर आपके 6-7 से लेस क्वेश्चन सही हैं, मतलब 5 या 6 या 4 हैं, तो फिर आप उस वीडियो को एक बार रिपीट कीजिए। आप देखिए कि वो कौन सी बातें हैं जो आपने मिस कर दी, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए। बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए होंगे कि जो मैंने कहा क्या आपने वो सुना या नहीं सुना। और ये क्वेश्चंस जुडिशरी में पूछे गए हैं पहले, इसीलिए मैं आप लोगों से आज पुट कर रही हूँ। उसके बाद हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे, जहां पे हम टीपीए के प्रियम्बल सेक्शन 1, 2 और सेक्शन 3 को पढ़ेंगे। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो काफ़ी लेंदी भी है। बहुत लोगों को वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसे समझना थोड़ा उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन हम इसे आराम से पढ़ेंगे और इजी वे से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम सेक्शन 3 को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 7 डेफिनेशंस हैं जो कि पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें यूज होंगी। तो इसीलिए मैं उन डेफिनेशंस को बहुत जल्दी करवाने के चक्कर में या फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में नहीं उन्हें मतलब ख़राब तरीके से आपको बता सकती। तो हमें उसे आराम से ही करना होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मैं क्योंकि देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी ज़रूर करूँगी। मैं क्वेश्चंस बोलूँगी और उनके ऑप्शंस भी आपको दूंगी। तो आप एक नोटबुक ले लीजिए और लिखते रहिए कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर सी, ऐसे। और फिर बाद में आप मैच कर लीजिएगा कि सही है या नहीं। आंसर की आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं with the first question. Before the commencement of Transfer of Property Act 1882, the transfer of immovable property in India were governed by option A, Principle of English Law and Equity, option B, Indian Registration Act 1908, option C, British State of Goods Act 1880, एंड ऑप्शन डी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फर्स्ट का अब क्या आंसर है आप ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे। बाद में आप सारे आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उनके जवाब भी दूंगी जितना हो सकेगा। सेकंड, the courts before the enactment of the Transfer of Property Act 1882 were forcing to decide property disputes according to their own notion and justice and fair play, because अब ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, because judges were making own laws, ऑप्शन बी, because of absence of any specific statutory provision on the property matters, option C, because British judges were confused and with the Indian property disputes. Okay, option D, because judges were educated in British property laws. थर्ड क्वेश्चन है, लॉ कमीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स was appointed in England and the draft bill prepared by the commission was introduced in legislative council in, options हैं
1870, 1875, 1877 और 1882। 4 ऑप्शंस हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है द बिल ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाज रेफर्ड टू, किसे रेफर किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ कमीशन, ऑप्शन बी सेकंड लॉ कमीशन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ कमीशन, ऑप्शन डी फोर्थ लॉ कमीशन। क्लियर? Fifth question, the Transfer of Property Act received its asset on option A 17th February 1882, option B 22nd February 1882, option C 23rd February 1882 और option D 27th February 1882. Sixth question, First Amendment was made in the Transfer of Property Act 1882 in the year. Option A 1880, option B 1883, option C 1884, option D 1885. ये मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया था, ये मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इसके बारे में गूगल करेंगे और रिसर्च करेंगे या फिर आप अपने जिनके पास बेयर एक्ट है वो बेयर एक्ट से देखेंगे। ओके, तो आप इसे मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइए। Last question, the Transfer of Property Act 1882 came into effect from option A 17th February 1882, option B 27th February 1882, option C 17th March 1882, option D 1st of July 1882। ये आपके हुए 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस के आप जो आपने ए बी सी जो भी आंसर्स लिखे हैं आपने लिखिए, चेक कीजिए, हो सके तो मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम में कैसा आंसर दिया, ताकि मुझे पता लगे कि मैं आप लोगों को समझा पाई या नहीं। ये थे हमारे फर्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 विद द सेक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको टीपीए के सेकेंड लेक्चर में बताऊंगी कि क्यों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी लिखा ही नहीं है, चलो मान लो लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ उन्हीं एक्ट्स को क्यों नहीं मानता जो कि या तो इनहेरिटेंस हो, विल हो, ऑर्डर बाय कोर्ट्स डिक्री, फोरफीचर, इंसॉल्वेंसी, मतलब इन सब केसेस के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों नहीं डील करता? तो इसका आंसर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रियम्बल में। अब मैं आपको बताती हूँ इसके प्रियम्बल में ऐसी क्या चीज है कि ये सक्सेशन वाले केसेस, विल वाले केसेस के साथ डील नहीं करता। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, by act of parties। अब इसके प्रियम्बल में 2 चीजें हैं, बाकी तो सारा ही समझ आ गया होगा, बस इन्हीं 2 चीजों पे पूरी गेम है और इन्हीं 2 चीजों के बारे में ही हमें पता करना है। अब यहाँ पे वर्ड एक्सपीडियंट यूज हुआ है, कंसोलिडेट क्यों नहीं यूज हुआ? अगर आप सीआरपीसी का प्रियम्बल देखेंगे तो वहां पे यूज है वर्ड कंसोलिडेट, लेकिन यहाँ पे एक्सपीडियंट क्यों? तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपीडियंट का एक्चुअल में मतलब क्या है। एक्सपीडियंट का मतलब है कि जहां पर ऐसी जरूरत पड़ी, ठीक है, या फिर जहां पर ये हमें उचित लगा, ठीक है। और वहीं पे कंसोलिडेट का मतलब क्या है? कंसोलिडेट का मतलब होता है कि इस मैटर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी ना, हमने उन सबको इकट्ठा किया और इस एक्ट के अंदर डाल दिया। अब आपको इस मैटर से रिलेटेड और कोई बात पढ़ने के लिए किसी और एक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कंसोलिडेट करना, चारों खाने चित्त, मतलब भाई जितनी भी बातें हैं सिर्फ हम करेंगे, हमसे पूछो, हमसे पढ़ो, ठीक है। लेकिन एक्सपीडियंट यहाँ पे हमने इसलिए यूज किया क्योंकि जो टीपीए है, जो हमारा टीपीए है वो ट्रांसफर होता है, जो प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर होते हैं उनके सारे वेज के साथ डील नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। क्या कहा कि ये एक्सपीडियंट हुआ टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ। किसी लिए होगा? ये डिफाइन करेगा
या अमेंड करेगा कुछ पार्ट्स, लॉ के कुछ पार्ट्स को। कौन से पार्ट्स को? उन पार्ट्स को जो रिलेटेड है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी भी क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। उन सब के साथ जो रिलेटेड होगा उन्हीं मैटर्स को ये सिर्फ डिफाइन करेगा और अमेंड करेगा। अब इसमें एक और इन्होंने कंडीशन ऐड कर दी, एक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब सिर्फ उन्हीं ट्रांसफर्स के साथ डील करेगा जहां पे दो लिविंग पार्टीज एक दूसरे को प्रॉपर्टी दे रही हो या ले रही हो, मतलब दोनों पार्टीज एक्ट कर रही हो। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं, जो विल है, जब कोई इंसान विल बनाता है तो उसकी प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक वो खुद मर ना जाए। जब वो मर जाता है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। तो वहां पे क्या हुआ, एक पार्टी तो है ही नहीं ना प्रेजेंट, वो तो चल बसी। अब उसके बाद जो पार्टी बची है जिसे प्रॉपर्टी मिल रही, सिर्फ वो अवेलेबल है, तो वहां पे दोनों पार्टीज नहीं हुई ना, दोनों पार्टीज का एक्ट नहीं हुआ। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ कहता है कि सिर्फ उन्हीं के साथ मैं डील करूंगा जहां पे दोनों पार्टी जिंदा होंगी, माइनर नहीं होंगी और एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही होंगी उनकी अपनी मर्जी से। ओके, जैसे कि अगर आपने बैंक से लोन लिया हो, आपने वो क्लियर ना किया हो, ठीक है, और फिर उसके बाद बैंक उसकी क्या कहते हैं ऑक्शन कर दे, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं हम कवर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आपने किया नहीं है, आप जो नहीं पे कर पाए इसीलिए। तो वो जो प्रॉपर्टी थी आपकी वो बैंक को ट्रांसफर हो गई। अब उस पर बैंक का हक है, अब बैंक उसे बेचे, जैसे मर्जी अपना पैसा वसूल करे। तो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो नहीं की ना, आपने तो सिर्फ पैसे लिए थे, लेकिन वो हो गई। अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ट्रांसफर्स के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं डील करता। ओके, स्पेशली यहाँ पे आपको विल वाला कंसेप्ट याद रखना है, और जो ऑपरेशन लगता है लॉ का वो नहीं। दो ही तरीके हैं जिनके साथ प्रॉपर्टी वाला ये डील नहीं करता, एक तो विल हो गया, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये दो याद रखने हैं आपको कि इनके साथ टीपीए डील नहीं करता। तो प्रिएम्बल क्लियर हो गया, यहाँ से हो जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 1 की तरफ। अपना अपना सब बेयर एक्ट खोल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि बेयर एक्ट आपको बहुत काम आने वाला है। वैसे कुछ है नहीं है इसमें खास, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले है शॉर्ट टाइटल, कि हम इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहेंगे। अब कमेंसमेंट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, 1 जुलाई 1882 को ये कमेंस हो गया था। और बनकर कब तैयार हुआ था? 17 फरवरी 1882 साइन किया था लॉर्ड रिपन ने, जो कि उस टाइम वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ओके, लिख लेना साथ में, जो वहां ऊपर यहाँ 17 फरवरी लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख लो साइन बाय लॉर्ड रिपन, ताकि याद रह जाए, पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है। अब एक्सटेंड की बात आती है, ये एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ द इंडिया, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेट्स याद रखनी है, नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता। अब अगर यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैसे ट्रांसफर हो रही है? कौन सा लॉ है जो इन्हें आपस में ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टीज को? अरे वहां पे लॉ नहीं है, लेकिन ये लोग रेफर इसी टीपीए को ही करते हैं, ठीक है। लॉ नहीं है, मतलब कोडिफाइड नहीं है वहां पे, ये वहां पे मतलब कमेंस्ड नहीं है, लेकिन रेफर इसी को करते हैं जब भी कोई केस आता है। क्लियर है यहाँ तक? सेक्शन 4 पे आ जाओ। सेक्शन 4 में जितना भी वो मटेरियल लिखा हुआ है उसे एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। सीधा लास्ट लाइन पे आइए, तो वहां पे लिखा होगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा किसे? मोहम्मदीन लॉ को, मतलब मोहम्मदीन लॉ पे ये अप्लाई नहीं होगा। हो गए 4 सेक्शन खत्म, पता भी नहीं लगा। ओ सॉरी, 2 सेक्शन खत्म, मैं भूल गई, वो सीआरपीसी में चली गई थी। ठीक है, सेक्शन 1 खत्म, सेक्शन 2 खत्म। अब आ जाता है सबसे खतरनाक सेक्शन, सेक्शन 3। खतरनाक है नहीं है वैसे, ये बहुत इजी है, पता है, सबसे इंटरेस्टिंग है। जिसने सेक्शन 3 समझ लिया उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे टिप्स पे याद होगा। इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और इसमें से आपके यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स में, जुडिशरी में क्वेश्चन ना पूछा जाए, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। इसमें से क्वेश्चन पक्का ही आता है। ओके, तो इससे हम बहुत ध्यान से करने वाले हैं, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए हम सिर्फ ये 2 पार्ट्स करेंगे इस वीडियो में। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी थोड़ा बहुत,
लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो नहीं नेक्स्ट में ही करेंगे। अगर मैंने अभी बता दिया ना बहुत आपका मतलब आप ऐसे घबरा जाओगे, ठीक है, तो आराम से करेंगे ताकि डरो ना और मतलब ऐसा ना लगे कि बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो पहले आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो आप ना ये कीजिए कि ये ग्राफ बना लीजिए। याद रखिए कि सेक्शन 3 में कौन कौन सी चीजें डिफाइन की गई हैं, क्योंकि सेक्शन 3 टीपीए का इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी चीज सेक्शन 3 में डिफाइन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिफाइंड है, जो बाकी कोई ऑप्शन आएगा उस पर क्रॉस कर देना कि ठीक है ये वाला डिफाइन नहीं है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन हमें बेयर एक्ट में दी गई है वो एक नेगेटिव डेफिनेशन है। अगर आप उसे एक बार रीड आउट करें तो वो है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास एंड ग्रास। ठीक है, अब क्या हो गया कि इन्होंने हमें, क्या आपको लग रहा है सुन के कि ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये कंप्लीट है? फर्स्ट तो ये कि ये डेफिनेशन ही नेगेटिव में है, ये नहीं बताया कि ट्रांसफर ऑफ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें क्या इंक्लूड होगा, सीधा कहा कि ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये तो बताओ कि इंक्लूड क्या होगा, ना ये कहा कि इन सब के अलावा जो चीजें बच गई भाई वो सब की सब हम क्या है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं ना कहा, आधी अधूरी सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हम ढूंढेंगे कहाँ से। तो आ जाओ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, आर्टिकल 367। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया? अरे आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि अगर कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइडेड नहीं है कहीं पे तो हम कहाँ जाएंगे? जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे? जनरल क्लॉज एक्ट। ओके, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख ली है, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो आप लोगों का मेन मोटिव समझना होना चाहिए, ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पे पूरा ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। और हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का बता रही हूँ ना, ये आपके एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी परफेक्ट है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का आंसर अटेम्प्ट करने लगे तो पहले आप डेफिनेशन देंगे जो कि हमें टीपीए में दी गई है, उसके बाद आप बताइएगा कि वो किस तरीके से एक नेगेटिव डेफिनेशन है। तो इसीलिए हम आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई डेफिनेशन अवेलेबल ना हो, कंप्लीट ना हो, तो हम जनरल क्लॉज एक्ट को रेफर कर सकते हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट 1827 के सेक्शन 3 के क्लॉज 26 में डिफाइन किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। अब वो क्या कहता है कि लैंड, कोई भी जगह, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड, यानी कि अगर कोई खेत है उसमें से अगर कुछ उग रहा है तो उसके साथ ही वो अटैच होता है। आप ये नहीं कह सकते ये तो मैंने काट दिया ये तो इमूवेबल हो गया, वो मूवेबल नहीं है, वो इमूवेबल है। ठीक है, थिंग्स अटैच्ड विद द अर्थ, कोई चीज जो हमने जमीन के साथ अटैच की हो, जैसे कि आपका घर है, ओके, वो भी क्या होगा? इमूवेबल। थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड विद द थिंग्स सो अटैच्ड विद द अर्थ, अब आपके घर के साथ जो खिड़कियां दरवाजे लगे हुए हैं वो भी इमूवेबल माने जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लैंड के साथ परमानेंटली अटैच कर दी गई है, और लैंड तो है ही इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसकी इतनी डेफिनेशन है जिसमें आपको याद रखना है कि इन्होंने कितनी बातें की, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बातें। लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड विद द अर्थ एंड द थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड विद द थिंग्स सो अटैच्ड विद द अर्थ। क्लियर है यहाँ तक? ओके, लेकिन अभी भी क्या आपको लग रहा है कि ये डेफिनेशन प्रॉपर है, कंप्लीट है, हमें बता रही है कि इसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा नहीं है? जैसे कि मैंने आपको पहले वाली डेफिनेशन में कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके अलावा बाकी सभी चीजें इमूवेबल हैं, इसी तरह ये डेफिनेशन भी अभी
अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, सॉरी, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को ढूंढने के लिए कहाँ चले गए, रजिस्ट्रेशन एक्ट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत बड़ा रोल है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हो, रजिस्टर करते हैं ना उसे, तो हम चले गए रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट ने क्या कहा, लैंड्स, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंस, ये सब क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके साथ ही साथ राइट टू वे, एयर और लाइट, सॉरी एंड लाइट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, अब उसमें जो हवा आ रही है, उसमें जो लाइट आ रही है, वहाँ निकलने का रास्ता, ये सब आपके उस प्रॉपर्टी के साथ बंडल ऑफ राइट्स में ही आएगा। जैसे ही आपने उसकी ऑनरशिप पाली, उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए वे, एयर और जो लाइट का रास्ता है, वो भी आपका राइट टू प्रॉपर्टी है। उसके बाद राइट टू फेरी एंड फिशरीज, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी खेत में से अगर कोई फसल उग रही है तो वो भी उसी प्रॉपर्टी के ओनर की ही होगी। वो साथ, अब कोई ऐसे नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी तो तुम खरीद लो लेकिन इसमें जो फसल उगेगी वो मेरी, ऐसे थोड़ी होगा। अरे जिसको तुमने प्रॉपर्टी बेच दी ना, उसको तुमने पूरी ओनरशिप दे दी। ओनरशिप का मतलब है बंडल ऑफ राइट्स, जिसमें उस प्रॉपर्टी के सभी इंजॉयमेंट्स, सभी यूज और हर तरह के जो राइट्स हैं, इंजॉयमेंट्स है, वो सब मिल जाते हैं सामने वाले इंसान को, ठीक है। तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि इससे जो बेनिफिट अराइज होगा वो मैं रखूंगा। हाँ, आप कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए उसके बेनिफिट्स को नहीं रख सकते। ये हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल में। एंड द थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड विद द अर्थ, जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि जो जैसे कि घर है वो परमानेंटली अटैच है जमीन के साथ, तो अगर आप वो जमीन बेच रहे हो तो घर भी बेचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि मैं जमीन बेच रहा हूँ लेकिन घर उठा के ले जाऊंगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जमीन बेच रहा हूँ, घर बेच रहा हूँ, दरवाजे खिड़कियां उखाड़ के ले जाऊंगा, नहीं, वो सब आपने उसके साथ सेल आउट कर दिया। अब एंड डज, इसके बाद जगह नहीं थी इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। एंड डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, जो कि हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पे आ गई ना कंप्लीट डेफिनेशन, लग रही है ना, जिसने सारी इमूवेबल चीज़ों को डिफाइन कर दिया और ये भी कहा कि क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता। क्लियर है? आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो कर ले, ताकि आपको इजी हो जाए बाद में। लेकिन आपको आंसर इस तरह से ही अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं अवेलेबल है। अब मैं इसी के साथ आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जो कि जुडिशरी में पूछ लिए जाते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो मैं वो अभी लिख देती हूँ ताकि आप लोग उसे लिख लें, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो कि जुडिशरी में बहुत बार पूछ ली जाती हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो उसके साथ ही आप उसके राइट्स और इंजॉयमेंट्स को भी बाय करते हैं। तो बहुत बार जुडिशरी में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन हमेशा सेक्शन 3 में से इमूवेबल प्रॉपर्टी में से ये क्वेश्चंस पक्का आता है कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल नहीं है। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मूवेबल हैं और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इमूवेबल हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखने का ट्राई भी करूँ तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आ नहीं सकती। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी नोट्स बुक्स पर लिख लीजिए और उन सभी राइट्स और प्रॉपर्टीज को याद रखना कि वो कौन सी मूवेबल है, कौन सी इमूवेबल है। देयर आर लॉट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज जिन्हें हमें सुन के लगता है कि अरे नहीं ये तो मूवेबल होगी, लेकिन वो होती है इमूवेबल। ओके, इसी के साथ अब हम सेकंड चीज पे बढ़ते हैं जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट। ये भी मैं इसी वीडियो में कवर करवा देती हूँ वरना सेक्शन 3 बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट की जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बात होगी वो होगी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की।
तो टेस्टामेंट, जो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से एक्ट में होंगे? वो होंगे सक्सेशन एक्ट में। बस आपको इतना याद रखना है। टेस्ट जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करेगा किसके साथ? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के साथ, और सक्सेशन एक्ट डील करेगा टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। क्लियर है? तो हम बाकी का सेक्शन 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लें, उसे गो थ्रू हो जाए। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज टू हेल्प। इट्स अ फ्री क्लासेस फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर देयर जुडिशरी एंड उन्हें मतलब कोई अभी सोर्स नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो अगर आपने मन बना लिया है तो पूरी मेहनत करो, पीछे मत हटना, बस पढ़ते जाओ। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब हो जाता है। जो जुडिशरी क्लियर कर रहे हैं ना वो भी इंसान ही है, वो कोई एलियंस नहीं है। तो आप भी कर सकते हो क्योंकि आप भी इंसान हो, सेम आपके पास माइंड है। ओके, तो अभी के लिए मोटिवेशनल लाइन खत्म। बाय बाय।